जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बुध को पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के गुपकार रोड पर वाक़े सरकारी बंगला खाली करने के लिए अपना तीसरा और आखिरी नोटिस दिया था। इससे पहले सरकार ने उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया था, क्योंकि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद महबूबा मुफ्ती ने साबिका रियासती कानून के तहत बंगले पर कब्जा करने का इस्तेहकाक खो दिया था। सरकार की आखिरी नोटिस के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी लीडरान को खन्नाबल अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासी हलकों से रद्दअमल सामने आ रहे हैं। आज इन सियासी लीडरों का एक वफ्द डीसी अनंतनाग से भी मुलाकात की। उन्होंने डीसी के सामने अपने एतराज़ात रखे। इंतजामिया ने इन लीडरों को अब 15 दिनों के अंदर क्वार्टर खाली करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में इंतजामिया की एक टीम ने तहसीलदार अनंतनाग की क़यादत में खन्नाबल हाउसिंग कॉलोनी का दौरा किया। क्वार्टर्स से बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल होगा। गुज़श्ता रोज़ खन्नाबल अनंतनाग में जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं, जिसमें रियासत की जो जम्मू कश्मीर थी उसकी साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का क्वार्टर भी है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान हैं उनको भी एक नोटिस सर्व किया गया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनके सरकारी क्वार्टर है उनको खाली कर दे। 24 घंटे की नोटिस हमें मिली थी। हम शायद एंटी नेशनल है, मुल्क दुश्मन है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 घंटे के नोटिस हमें जो एक्स लेजिस्लेटर्स थे यहाँ पे पिक एंड चूज, लेट मी यूज द वर्ड पिक एंड चूज, लेकिन हम इनसे डरते नहीं है। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारी जमात मजबूत है, बाकी हमें कोई गिला नहीं है। ये हमारी कोई जाती प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठे थे, अपनी बिजली भर रहे थे, अपना रेंट दे रहे थे, मंथली रेंट दे रहे थे। तो वी आर वेकेटिंग। सो हम ये डी साहब को मैंने ये कहा कि एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस हमें दे दीजिए, सो दैट कि हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखेंगे। मुझे यही लगा कि डीसी साहब ने मतलब बेबसी दिखाई। उसने कहा कि यू हैव टू वेकेट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम आपको कहीं पे अल्टरनेट कहीं पे आपको जगह देंगे या सिक्योरिटी देंगे। उसने कहा सिक्योरिटी के बारे में एसपी से बात करेंगे। अब आगे देखिए, फिर अल्ताफ साहब ने वहाँ पे बात कही कि कम से कम हमें 1 महीना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल का सामान यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है, कई लोग बेचारे हैं जिनके मकानों को जलाया गया गाँव में, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे। ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। या सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए, सबको निकालो, हमें कोई गिला नहीं। एक प्रोसेस जो है वो जरूर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है यहाँ पर पहुंच गई है। बिफोर मी आई थिंक यू हैव स्पोकन टू ऑल दी टेनेंट्स, जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे आपकी बात हुई है। एंड आई थिंक जितनी भी डिटेल्स हैं दे आर ऑलरेडी विद यू। आई हैव नथिंग टू ऐड बिकॉज आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दोस डिलिब्रेशंस। तो कोई अल्टरनेट जगह इनको दी जा सकती है? That's beyond my competence. That is beyond my competence, and I would not be authorized to speak on that. गवर्नमेंट को देखना है ना। देखे तो थ्रेट परसेप्शन हमारा है, हम यहाँ पे क्यों हैं पिछले कई सालों से। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को खड़ा करने का पूरा हमने कंट्रीब्यूट किया है, उस वक्त में जब कोई बात नहीं कर रहा था। अब अगर आप यहाँ से हमको कहेंगे बाहर निकलिए तो कहाँ जाएंगे? अब आपकी एक विंग कहती है कि हमें इतना खतरा है, तो फिर आप हमें यहाँ से बाहर करके तो कहाँ पे हमारा बचाव? हम आपको बता दें कि जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने भी अभी जो अपना क्वार्टर है वो खाली नहीं किया है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए खन्नाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को उनके सरकारी बंगले से निकाले जाने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंद्र शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और अब उनकी सलामती को खतरा है, इसलिए उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत का फर्ज होना चाहिए। सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी महबूबा मुफ्ती ने आज अपना जो ऑफिशियल बंगला है वो खाली कर दिया है, अपनी बहन के पास चली गई हैं। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अगर वो खाली ना करे तब भी एतराज सरकार को अब खाली कर दिया है, क्योंकि जब सरकार ने निकाल दिया तो उनको खाली करना पड़ा। लेकिन अब फर्ज तो ये बनता है कि वो तमाम भाजपा के नेता
जो सरकारी बंगलों में हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में हैं, वो भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खाली करें। और वो भी अपनी अपनी बहन भाई के पास चले जाएं जिनके पास घर नहीं है, लेकिन जिनके घर भी हैं, कोठियां भी हैं और सिक्योरिटी का खतरा भी नहीं है, जम्मू के अंदर भी हैं, तो वो फिर नहीं रहना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है चलो वो रहें, लेकिन यह है कि जिनके पास घर भी है, कोठी भी है, फिर वो कोठी में बैठे आपने विपक्ष के किसी नेता को जबरदस्ती करके वो सिक्योरिटी, वहाँ पे हालात इतने गंभीर हैं कि माइनॉरिटी किलिंग्स भी हो रही हैं, वहाँ के लोकल्स की किलिंग्स भी हो रही हैं, और एक साबका मुख्यमंत्री को अगर खतरा नहीं है तो और किसको खतरा है? तो आपका कहना है कि जानबूझकर जो है उनको विवश किया गया? नहीं, देखिए, कानून मैंने पहले भी कहा कि सबके लिए एक समान होना चाहिए, सरकार की नजर एक जैसी होनी चाहिए। आप जो सुविधा रूलिंग पार्टी के लोगों को हो, विपक्ष को भी हो, अगर डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, प्रजातंत्र में सब पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग जो हैं वो कोई सत्ता में है, कोई विपक्ष में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, ऐसे तो अधिकार किसी का नहीं। जो एक्स हो गया, जो रूलिंग इस वक्त मौजूदा सीटिंग नहीं है, उन लोगों का किसी का भी अधिकार नहीं। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बहुत से लोग जो हैं कश्मीर वादी के अंदर, कांग्रेस की सरकारों में, पिछली सरकारों में भाजपा के भी रहे और दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग रहे। सिक्योरिटी थ्रेट है आप महबूबा मुफ्ती को, आपका ये कहना है? क्यों थ्रेट नहीं है? जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिसका बाप होम मिनिस्टर है, उसकी बहन को उस वक्त भी किडनैप किया, सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ किसको नहीं है? जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के आइन के तहत चुनाव लड़ता है और पाकिस्तान का नारा नहीं लगाता है, आतंकवादी को भाषा उनके साथ नहीं मिलता, उसको खतरा है ही है। और इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स कश्मीर वादी के अंदर तो बहुत ज्यादा है। आप भी अगर नहीं मानोगे, 30 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए 1 साल के अंदर, और इसके बाद भी सरकार कहे कि खतरा किसी को नहीं है। और भी बहुत से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ, हुर्रियत के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो समय समय से 90 से लेकर के रोल प्ले किया है। आज चाहे वो इरेलेवेंट हो, आज चाहे वो बुजुर्ग हो गए हों, आज चाहे उनकी पार्टी का वजूद ना रहा हो, लेकिन वो लोगों की रक्षा करना देश का काम है। जिन्होंने तो इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसका हवाला देते हुए कहा है कि ये महबूबा मुफ्ती जो कि एज ए चीफ मिनिस्टर सर्व कर चुकी हैं, उनकी सिक्योरिटी अब देखनी होगी, क्योंकि वो अब पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं उनके रडार पे आ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगले से बेदखल करना उसूल और ज़वाबित के मुताबिक है। उनका कहना है कि यह फैसला यकीनी तौर पर मुतल्लिक़ एजेंसियों की तरफ से सिक्योरिटी खतरे के तासुर का जायजा लेने के बाद लिया गया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए सुनील सेठी ने कहा कि इससे कबल भी साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को बेदखली के नोटिस भेजे गए थे और महबूबा मुफ्ती को इस मामले पर ज्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। है कि ये विवश किया गया है उनको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं काफी सालों से जो है उसके पीछे बीजेपी लगी हुई थी। ये बदले की कार्रवाई लगती है? नहीं, बिल्कुल ये ड्रामा है, ये बिल्कुल ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ड्रामा इनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि अपनी बहन के घर चले जाओ और कहो कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, जैसे मैंने आपको कहा, कि उनको किस टाइप की सिक्योरिटी देनी है और कहाँ पे उनको एकोमोडेशन दी जा सकती है। यू कैनॉट से कि मुझको एक पैलेस जो है, पैलेशियल बंगलो जो है वो दे दो चीफ मिनिस्टर का, इवन इफ आई एम नॉट चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट देखेगी इसके बाद कि उनको कहाँ पे एकोमोडेशन देने की जरूरत है या नहीं है। आई डोंट सी एनी पॉलिटिक्स इन दिस। ऐसे में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है वहां नेताओं को, या थ्रेट लेवल बहुत ज्यादा हाई है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन ये कहना कि आप उनको एक पर्टिकुलर किस्म की एकोमोडेशन ही दे के रखिए, उसको कंटिन्यू करें, दैट इज प्रोबेबली नॉट जस्टिफाइड। तो आप जस्टिफाई करते हैं जिस तरह से मकान खाली करवाया गया स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से? चीफ मिनिस्टरियल बंगलो तो चीफ मिनिस्टर जो नहीं है अभी, उनसे खाली करवाना ही चाहिए। अगर उनसे पहले जो है उमर साहब को नोटिस गया था तो उन्होंने भी खाली किया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब उनको अगर सिक्योरिटी थ्रेट दिखेगी गवर्नमेंट को, तो उनको जायज एकोमोडेशन जो हो सकती है उनको मिल सकती है, उसके बारे में विचार किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना ही इसमें कोई इश्यू दिखता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, और जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट अगर लगेगा, अगर जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, तो वापस जो है उनको उसी हिसाब से अकोमोडेशन दी जाएगी। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा महबूबा मुफ्ती खेल रही हैं, ये बीजेपी का कहना है ये जायज नहीं है।
कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर अहमद ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिसाली काम कर रही हैं। ताहम बाज़ मामलात में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरें भी आती हैं, लेकिन फोर्सेस का फ़र्ज़ है कि वो ऐसा न होने दें। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों का सुराग लगाना चाहिए और मासूम लोगों के कातिलों को मौत के घाट उतारना चाहिए। कि सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 32 साल से कश्मीर के अंदर लड़ रही हैं और साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ज़्यादतियाँ भी हो गई हैं। तो मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कर्ज करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि भाई जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए उनको कुछ ऐसे पैरामीटर्स अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी जगह पे जब वो जाते हैं मॉब में या किसी जगह पे भी, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। आखिरकार वो भी इंसान है। मगर सवाल यह है कि वो भी हमारे ही नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी चाहिए कि कार्रवाई करते हुए बेगुनाह को सजा न मिले। तो दूसरी चीज़ यह है कि महबूबा जी ने जो कहा है, वो महबूबा जी मालिक हैं, वो क्या कह सकती हैं, क्या कहती हैं, वो उनका अपना परसेप्शन है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती तो जम्मू कश्मीर हम चल नहीं सकते। ये भी सिचुएशन है, क्योंकि वही तो हमें इस तरह की सिक्योरिटी देते हैं जिसकी वजह से हम अपना काम चलाते हैं, काम कर सकते हैं। तो महबूबा जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वही उसका जवाब देंगे। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जो काम कर रही हैं, वो उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि ज्यादती भी हो जाती है उन लोगों के साथ भी। क्या किसी घर के अंदर चले जाते हैं तो वहां जो बेगुनाह होता है, मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने जब जन्म लिया तो लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी फोर्सेस पर झूठे इल्जामात लगाने पर निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाली काम कर रही हैं। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा का काम है इश्तियाल अंगेजी करना, हालात खराब करना। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमेशा तोड़ने की सियासत की है, इश्तियाल अंगेजी करती हैं। वो दौर बंद हो गया है। लोग कश्मीर के समझदार हैं। लोगों ने वो मुश्किल तरीन हालात देखे जब दहशतगर्दी की आग में पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा था। आज जब अमन की ओर हम बढ़ रहे हैं, भाईचारे की ओर बढ़ रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा को फिर से तकलीफ होती है और फिर से महिला महबूबा मुफ्ती जो है वो इस प्रकार की इश्तियाल अंगेजी करके वहां के हालात खराब करने की एक साजिश और कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कभी अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं होगी। यहाँ कोई बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाने के लिए कोई सियासत में नहीं है, खून खराबा करने के लिए कोई सियासत में नहीं है। हम लोगों को आवाम की भलाई के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है। लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं हमको वो दूर करनी है, ना कि यहाँ आग लगानी है। महबूबा मुफ्ती जो आग लगाने की एक साजिश और कोशिश कर रही हैं वो ठीक नहीं है। दहशतगर्द किसी का भी सगा नहीं होता। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा बिना सिक्योरिटी के कहीं घूम सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकती है? आखिर उनको भी अपनी रैली करने के लिए सिक्योरिटी को लिखना पड़ता है। उनके पास भी कमांडोज हैं, उनके पास भी तो इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि वो भी निशाने पर हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाकी सियासतदान भी हैं। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को देखिए, सजाद लोन साहब हैं या अल्ताफ बुखारी साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। कभी इस प्रकार से इश्तियाल अंगेजी करके आग लगाने की उन्होंने भी शायद कोशिश नहीं की। सब लोग चाहते हैं अमन हो, भाईचारा हो, मिलके सब काम करें। ठीक है, जब सियासत होगी अब सियासत करो, आग मत लगाओ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने हुक्काम को हिदायत की कि वो किसी ऐसे शख्स को पासपोर्ट जारी करने से न रोकें जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है।
इस फैसले को उन हजारों दरख्वास्त दहिंदगान के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जिनकी पासपोर्ट दरख्वास्त सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दी गई थी कि उन पर FIR दर्ज थी। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जरिए सुनाए गए एक तारीखी फैसले में अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि किसी भी शख्स का पासपोर्ट महज FIR दर्ज होने की बुनियाद पर न रोका जाए जब तक कि वो कसूरवार साबित न हो जाए। ये फैसला ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने राजेश गुप्ता की तरफ से दायर दरखास्त पर सुनाया, जिसने अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन उनसे NOC हासिल करने को कहा गया क्योंकि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है। जस्टिस संजीव कुमार ने पासपोर्ट हुक्काम को हिदायत दी कि वो दरखास्त गुजार राजेश गुप्ता को अदालत से NOC पेश करने पर इसरार किए बगैर पासपोर्ट की सहूलत फराहम करें। इस फैसले में जस्टिस कुमार ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जिस बुनियाद पर दरखास्त गुजार के पासपोर्ट की तजदीद की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है वो कानून के लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त और नापायदार है। जब दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई ज़ेर इल्तवा न हो तो जवाब दहिंदगान दरखास्त गुजार से अदालत से NOC पेश करने पर इसरार नहीं कर सकते। जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि ये काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सिर्फ एक FIR ज़ेर इल्तवा है और इस मामले में अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई है। कानूनी उमूर के माहिरीन ने इस फैसले को तारीखी फैसला करार दिया है। लेकिन अभी जो देखा जाता है कि किसी के खिलाफ भी कभी फ्रिवलेस FIR भी हो सकता है जिसमें वो बाद में एक्विट हो जाता है, यानी बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अगर उस FIR की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे। बंदे ने जिस टाइम FIR के लिए अप्लाई किया उस टाइम बंदे को फॉरेन जाना था, तो फॉरेन जाने से उसको रुकाया गया, जिससे उसका राइट टू मूव अब्रॉड वायलेट हो गया आर्टिकल 21, या हेल्थ ग्राउंड्स के लिए जाना हो या एजुकेशनल ग्राउंड्स के लिए जाना हो। तो अब जो इस केस में जो चैलेंज किया था पिटिशनर ने यही कि उसके खिलाफ एक FIR है और उसको अपना जो पासपोर्ट है वो एवेलुएट करना था। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने बोला था आपके खिलाफ 2019 में एक FIR लॉन्च किया गया, लेकिन जो पिटिशनर बोलता है उस FIR में उसको चांसेस है एक्विट होने के, इसीलिए पिटिशनर ने चैलेंज किया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो पहले जिस कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी दी थी और जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दी थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कि ये ज़रूरी नहीं है कि FIR मेयर लॉन्चिंग ऑफ एन FIR इज़ नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई द पासपोर्ट। तो एक लैंडमार्क डिसीजन है और 23/11 को ये जजमेंट आई है। तो प्रोवाइडेड ये जजमेंट सरकार की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो जाती है तो तब ये जजमेंट फाइनल बन जाएगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। अदालत के इस फैसले से उन दरखास्त दहिंदगान को काफ़ी राहत मिली है जिनके पासपोर्ट सिर्फ इसलिए मुस्तरद किए गए थे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। मकामी बाशिंदों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा जो तालीम, कारोबार या अपनी मजहबी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए दूसरे ममालिक का सफ़र करना चाहते हैं। देखिए, एक अच्छा लैंडमार्क डिसीजन है। इस डिसीजन को वेलकम करना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि जिसके पास FIR लगा हुआ है तो वो पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन जो बाकी प्रोसेस होता है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए, आपको भी मालूम है जब भी यहाँ पे हज और उम्रह का सीज़न आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको यही रीज़न आता था कि आपके पास इस तरह की वेरिफिकेशन पेंडिंग है या इस तरह का कोई केस है, आप हज या उम्रह नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड यूथ थे जो आगे बहुत सी डिग्रियाँ करने के लिए फ़ॉरेन मुल्कों में जाना चाहते थे, वो भी इसी वजह से रुक पाते थे कि शायद आपके घर में या आप पे कोई ऐसा कोई केस लगा हुआ है, FIR लगा हुआ है तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। इससे आपका जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ट्रेड एक्सपेंड होगा, एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, हज एंड उम्रह के लिए एक हैसल फ्री प्रोसेस रहेगा। तो एक वेलकम स्टेप है, अप्रिशिएटेबल स्टेप है। लेकिन अब बात यह है कि अगर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हिदायत मिलनी चाहिए कि इसको हैसल फ्री बनाइए, इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कीजिए और उन लोगों को राहत पहुंचाइए जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी बरसों से इस चीज़ की वजह से दो चार हो रहे हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए ये जजमेंट सुनाया है कि जिस एप्लीकेंट ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो और सिर्फ उस पर एक FIR रजिस्टर हुआ हो, उसे पासपोर्ट दे दिया जाए, उसे पासपोर्ट नहीं रोका जाए। ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं। एक केस जो चल रहा था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जिसमें जो एप्लीकेंट था उसने रिन्यूअल के लिए वहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन उससे एक FIR की वजह से पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा था। तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने ये जजमेंट दिया है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन पे सिर्फ FIR रजिस्टर हुआ हो और उनके जो जुर्म हो वो साबित ना हुए हों, उन्हें पासपोर्ट नहीं रोका जाए। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन इसको माना जा रहा है, जिससे कि हज़ारों एप्लीकेंट जो हैं जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास कोई FIR लगी हुई हो, चाहे वो किसी फर्जी केस में भी क्यों ना हो, उन्हें अब इससे बहुत राहत मिलेगी। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की मिल्कियत की 2517 कनाल अराजी वापस हासिल की है, जिस पर कब्जा किया गया था या कश्मीर में फरोख्त की गई थी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 8000 से ज्यादा शिकायत मौसूल होने के बाद 2517 कनाल अराजी को नाजायज तजावुजात से आज़ाद करा लिया गया, जिनमें से 6500 पर कार्रवाई की गई। इस तरह 3 दहाइयों के बाद इन 6500 अफराद को इंसाफ मिला। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर बेघर गैर मनकुला अमलाक एक्ट 1997 में मंजूर किया गया था। ताहम पिछले साल LG इंतजामिया ने माइग्रेंटों की जायदाद की शिकायत के इजाले के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। जम्मू के हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने इस पोर्टल सिस्टम के नोडल अफसर से बात की। सिंस इट्स लॉन्च, ये 2021 में लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक हमें ऑनलाइन जो ग्रीवेंसेज आ चुकी हैं वो है 8371 ग्रीवेंसेज अभी तक आ चुकी हैं, जिनमें से नियर अबाउट 6163 जो ग्रीवेंसेज है वो कंसर्न डीसी ने आफ्टर वेरिफिकेशन क्लोज कर दी गई हैं आफ्टर कंसर्न डीसी के द्वारा। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो अवेटेड वेरिफिकेशन जो एट द लेवल ऑफ कंसर्न जो फील्ड एजेंसी तहसीलदार है उसके लेवल पे जो पेंडिंग है वो है 2200 कंप्लेंट जो भी उनके लेवल पेंडिंग है, और जो पोर्टल में आज पेंडेंसी शो हो रही है वो सिर्फ 8 कंप्लेंट्स जो है पेंडिंग है यहाँ पे पोर्टल में। अच्छा, अभी तक सिर्फ 8 है। हाँ, जो बाकी लोग हैं इनकी तकरीबन सारी ज़मीन वापस मिल गई? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ज़मीन वापस मिल गई है, लेकिन हाँ जो जेन्युइन कंप्लेंट्स थी, क्योंकि इसमें से कुछ कंप्लेंट्स ऐसी है जैसे जो एप्लीकेंट है वो मिसलेड है या उसको पता नहीं है डिस्ट्रेस सेल में क्या क्या आता है, तो इसमें जो जेन्युइन कंप्लेंट्स थी उनको वो इंक्रोचमेंट हटा दी गई है, कंसर्न एजेंसी द्वारा एक्शन हुआ है और उनको अपनी जो लैंड है वो वापस रिट्रीव की गई है। कि जो हमारा 1997 कश्मीरी माइग्रेंट रिमूवल प्रॉपर्टी एक्ट था, उससे पहले अगर किसी ने सेल की है प्रॉपर्टी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दैट एक्ट अगर किसी ने 97 के बाद सेल की है तो विदाउट परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज डिवकम कश्मीर, तो वो डिस्ट्रेस सेल की कैटेगरी में आएगा। उस केस में हम एक्शन करते हैं, कंसर्न डीएम से हम रिपोर्ट मांगते हैं और उनको एक्शन के लिए करते हैं, मतलब उनको वो करते हैं, एक्शन के लिए बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या रहा है कि अगर डिस्ट्रेस सेल में वो फॉल कर रहा है तो उस पर एक्शन हुआ है कंसर्न डीएम के द्वारा और वो रिट्रीव की गई है लैंड। कंप्लेंट ऑटोमेटिकली थ्रू पोर्टल जो है कंसर्न डीएम को चली जाती है, लेकिन कुछ फिजिकली कंप्लेंट्स हमारे पास भी आती हैं या हमें कोई कॉल करता है कि नहीं जी हमारी कंप्लेंट वहाँ पेंडिंग है, तो हम डीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी इसका डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो आगे चल के क्या इस मैकेनिज्म को और सरल बना रहे हैं, कुछ इस तरह से और सिस्टम को बना रहे हैं ताकि और ज़्यादा लोग आएँ? नहीं, हम तो इसमें यही है कि अवेयरनेस ही कर सकते हैं लोगों की कि आपके लिए माइग्रेंट प्रॉपर्टी पोर्टल जो है लोगों के लिए बनाया गया है। तो अब यही है कि लोगों को हम वो अवेयरनेस दे सकते हैं कि आप कैसे कैसे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे वहाँ सबमिट कर सकते हैं। देन फैसिलिटेशन के लिए हम यहाँ हैं, ऑलवेज वी आर हियर। अच्छा, यस। तो ये जो है आप ये कह रहे हैं कि लास्ट में पूछना चाहूँगा कि ये जो पोर्टल है इसने एक मदद दी है इसमें जो हाँ, यस, मैंने खुद भी यहाँ कंप्लेंट्स मैं खुद डिस्पोज ऑफ करता हूँ, खुद देखता हूँ, तो मैंने देखा काफ़ी सारे केसेस में ऐसा है कि प्रॉपर्टी रिट्रीव हुई है अंडर द जो सुपरनामा ऑफ जो लंबरदार चौकीदार उसको दी गई है और माइग्रेंट्स ने वापस जाके वो अपनी प्रॉपर्टी को पोजेशन ली है। बेरवा बडगाम के दुकानदारों ने श्रीनगर में प्रेस इंक्लेव पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सकनाग सोमो स्टैंड को किसी और जगह मुंतकिल करने पर एहतजाज किया गया। इन दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि सोमो स्टैंड की मुंतकिली से मकामी लोगों की रोजी रोटी मुतासिर हुई है। एहतजाजियों ने प्रेस इंक्लेव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीरवा का टैक्सी स्टैंड है जो 400 फैमिलीज को बेरोजगार किया है
हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वापस टैक्सी स्टैंड वहाँ पर दे। जो ये बेरोजगार हुए हैं उनका रोजगार चले, इनके बच्चे पढ़े, इनके बच्चे खाए। 4 दिन से इनके बच्चों को इन्होंने कुछ नहीं खाया है, गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको वो टैक्सी स्टैंड वापस मिले ताकि ये रोजगार और स्टार्ट करे। हमारी सिंपल सी यही डिमांड है। कश्मीरी पंडितों ने आज जम्मू में श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की यौम शहादत की याद में खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में कश्मीरी पंडितों और सिख रहनुमाओं समेत स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ़ीन और अदीबों ने मकाले पेश किए और अजीम सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत के पीछे की तारीख पेश की। विजय वली और प्राण पंडित जैसे मुसन्निफ़ीन ने मकाले पेश किए। वहीं जंग एस वर्मंग, कसमधुर, डॉक्टर रमेश नीरज जैसे शायरों ने अजीम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के एजाज में शायरी पढ़कर खराज अक़ीदत पेश किया। जो एक हमारी कम्युनिटी में यह कहा जाता है कि मानस की जात सब एक पहचान वो, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए हिंद की चादर तो कहा जाता है। मैं समझता हूं हिंद की चादर से उनको मानवता की चादर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। अगर मैं ये भी एश्योर करूं कि अगर उस वक्त हिंदू राज्य होते तो किसी मुस्लिम के साथ ज्यादती हुई होती तो वो तब भी वही करते जो आज उन्होंने पंडितों के लिए किया, क्योंकि उनके दिमाग में किसी एक मजहब का नहीं था। वो दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के आगे आना चाहते थे। इस पंथ के बानी थे बाबा गुरु नानक देव जी, जिन्होंने उस वक्त हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लिए और जो कुरीतियाँ थी समाज में उसको दूर करने के लिए इस पंथ की स्थापना की। जबकि आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब में दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों जो संत हैं उनके काव्य हैं जो शब्द बनाए गए हैं। मुग़ल बन के हमारे यहाँ आए तो एक प्रतिद्वंद चल रहा था दोनों इन कल्चर्स के बीच में। तो उसमें जो गुरु साहिबान थे, ख़ास करके गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे, ये अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे। तो इसलिए उन्होंने उनके जुल्म की परवाह कर। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू वेयर हाउस अब संस्कृत मार्केट में तब्दील होगा। जम्मू की नेहरू मार्केट ट्रेड फेडरेशन के सदर दीपक गुप्ता ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे संस्कृत मार्केट का इफ्तिताह होगा और मार्केट में संस्कृत का इस्तेमाल होगा। सारे बिल्स संस्कृत में दिए जाएंगे। 30 नवंबर से मार्केट में संस्कृत क्लास भी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नेहरू मार्केट में संस्कृत के इस्तेमाल का फैसला संस्कृत को फरोग देने के लिए किया गया है। संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी पहल की है और कल जो है उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी के जन्म शताब्दी के ऊपर कल संस्कृति मार्केट का जो शुभारंभ होगा, उसमें जो है संस्कृत में बिल काटे जाएंगे, वस्तुओं के नाम रखे जाएंगे, उनको बेचा जाएगा। मैं समझता हूँ एक ये छोटी सी पहल है। अगर हमने संस्कृत को जो है पहचान लिया तो उससे हम वेदों का भी ज्ञान होगा और हमें शास्त्रों का भी ज्ञान होगा। हम तब तक संस्कृत पहुँचे, क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है और भारतीय संस्कृति ही दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत संस्कृत प्रधान देश है और इसलिए संस्कृत सबको आनी चाहिए और आती भी है। सब पूजा करते हैं घर में, जो भी करते हैं बिना संस्कृत के कहाँ करते हैं। अभी ये संस्कृत बाजार करते हैं, जो बाजार की वस्तुओं के नाम क्या क्या हो सकते हैं, इस तरह से लोग वस्तु के संस्कृत नाम भी लेंगे। 12 बजे तो संस्कृत बाजार का उद्घाटन होगा ही। 4 से 5 डेली यहाँ पे जैसे दीपक जी कहेंगे 15 दिन जाए 1 महीना संस्कृत निःशुल्क क्लास चलेगी। तो जैसे पंडित जी घर में आते हैं क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको भी पता चलेगा और आपका भी कल्याण। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ जायदादों की आमदनी के नाजायज इस्तेमाल की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि जल्द ही माजी की कारकर्दगियों को सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। अनंतनाग में सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह और सरबल पहलगाम की ज़ियारतों पर हाजिरी के बाद दरख्शां अंद्राबी ने कहा इन बातों का इजहार किया। उन्होंने अशमकाम ज़ियारत में जारी तजदीदी व तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया और मुताल्लिकीन को जल्द से जल्द मयारी काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान उनसे कई अवामी वफूद भी मुलाक़ी हुए। बीजेपी जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत की क़यादत में पार्टी के एक वफ्द ने भी दरख्शां अंद्राबी से मुलाकात की। दीन में नहीं की मुदाखलत वो लोग कर रहे हैं जो आज की डेट में भी कह रहे हैं कि हमने दरगाहों को
दरगाहों के पैसे को लूटना है और कोई काम करने नहीं देना है। और वाइट पेपर आएगा कि अब जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं उनकी भी हम दुनिया के सामने उनका भी सारा कुछ कटा चिटा लाएंगे कि 70 सालों में 75 सालों में उन्होंने यहाँ से क्या कमाया और इसको क्या दिया, किस दरगाह को किसने क्या दिया, वो भी हम सामने लाना चाहते हैं। हम मजहबी मकामात को सियासत से पाक रखना चाहते हैं और सियासत का पलड़ा अलग तरीके से है, वो मीज़ान अलग है और हमारा रिलीजियस का मीज़ान हमेशा अप है और वो हमेशा अप ही रहेगा। बज़्म सकाफत कश्मीर की जानिब से सालाना जरीद सकाफत की रस्म इजरा अंजाम दी गई। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज श्रीनगर में डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश का खुसूसी नंबर जारी किया गया। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी रहीं। इस प्रोग्राम में साबिक डायरेक्टर स्कीम्स प्रोफेसर MS खुड़ू और प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज प्रोफेसर रोहिकांत और दीगर मौजूद रहे। कि एक जिंदा शख्सियत के बारे में वो एक ख़ास नंबर खुसूसी शुमारा इजरा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सीनियर जो राइटर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कश्मीर के ही नहीं हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के, बरतानिया के, अमेरिका से, सऊदी अरबिया से कुछ वाइस चांसलर्स हैं, उसमें कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ताबिश की शख्सियत और कंट्रीब्यूशन के बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं। जो लोकल लोग हैं इन्होंने ताबिश की कंट्रीब्यूशन के साथ साथ कश्मीरी ज़ुबान, तमद्दुन, सकाफ़त के बारे में उसमें थोड़ा तबसरा किया है। तारीख़ी डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें अदब के बारे में, सकाफ़त के बारे में, तमद्दुन के बारे में, क्योंकि ताबिश का वास्ता इन तीनों चीज़ों से है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन के बारे में भी इसमें ज़िक्र है। मोहम्मद अमीन ताबिश यह सह मुतहरिक कलमकार युस बहसियत डॉक्टर असित अमिस यह देन खुदा सबन दितमुत तमिक इस्तेमाल कोर हर कुन मनसबस पे गोड डॉक्टर पत मुंतजिम आला तो पत रिटायरमेंट प्रथ रंगस मज शंगित रूद न कुन मज अम यह लियोक कारामद, अम लियोक अदबस पे, तहजीबस पे, सकाफतस पे, तमद्दुनस पे तो रवायतन पे। अहद कलम मुतहरिक कारामद कलम तो बे इन्फॉर्मेटिव कलम। सनपा ब्यूरबा बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर अहमद भट्ट ने सोजनी जामावर शाल की कारीगरी में शिल्प गौरव अवार्ड 2018 हासिल किया। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नायब सदर जमहूरिया और मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल पीयूष गोयल के हाथों उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। वहीं सनपा ब्यूरबा से ही सफदर अली मीर को भी सोजनी जामावर शाल में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सफदर को भी नायब सदर जमहूरिया और मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल पीयूष गोयल ने अवार्ड अता किए। दोनों कारीगरों ने खुशी का इजहार किया। दिल्ली से बशीर अहमद भट्ट ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल को अपना पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने मसरत का इजहार किया। खुशी है, बहुत खुशी है। आपकी चैनल से वसात से मैं पहले ही एक्टिव हो गया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लोगों के दिल में मेरा काम पहुंचा दिया, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। मैं 45 से मैं ये काम कर रहा हूँ, बचपन से 45 ईयर्स। मैंने इतना सोचा कि गवर्नमेंट ये एक सब्जेक्ट बनाएगा अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ये कि हम बच्चे सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। आज तो बच्चे बेकार पड़े हैं जो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको जरूरत है। गवर्नमेंट को आपकी चैनल से मैं वसादत से मैं गुजारिश करता हूं कि उनके लिए वो मार्केट ढूंढेगा, वो बच्चे उसी की तरफ लग जाएगा, उसको अपनी खर्चा उसी पे निभेगा, अपना पेट उसी पे निभेगा। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर के सरकारी बंगले को खाली कर दिया। हमारी नुमाइंदा फिजा जैनब तफसील बता रही हैं। हम गुपकार श्रीनगर में मौजूद है। ये एरिया जो है एक पॉश एरिया है, एक हाई प्रोफाइल एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। तो यहाँ पर जो है एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की एक्स सीएम रही है और उसके अलावा पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है, आज उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। आपको बता दें 15 अक्टूबर को उनको एक रियल एस्टेट की तरफ से एविक्शन नोटिस मिला था कि वो ये सरकारी बंगला खाली करे, और इसके चलते ये प्रोसेस जो है शिफ्टिंग का चल रहा था। और आज
कंप्लीटली उन्होंने यहाँ से जो है शिफ्ट कर लिया है। आपको बता दें 2005 से महबूबा मुफ्ती यहाँ रह रही थी, चूंकि जो उनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे 2005 से ही वो यहाँ रह रहे थे, वो भी जो है एक्स CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर आपको बता दें 2020 के बाद जो कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस जो थे वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे वहाँ से, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही थी जो कि CM रेजिडेंस में रह रही थी, और आज उन्होंने जो कि उनका ऑफिशियल गवर्नमेंट अकोमोडेशन था वो शिफ्ट कर चुकी है। सोर्सेज की माने तो वो खिंबर एरिया जो है, जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स का एरिया है, वहाँ वो शिफ्ट हुई है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा ज़ैनब। जिला गांधरबल में LG की रोलिंग ट्रॉफी के लिए 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फाइनल टीम का इंतखाब किया गया है, जो UT की सतह पर जिला गांधरबल की नुमाइंदगी करेगी। LG की रोलिंग ट्रॉफी हुकूमत की तरफ से 19 से 35 साल के दरमियान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। ट्रॉफी T20 फॉर्मेट के मुताबिक खेली जाएगी और इसका इनकाद 3 दर्जे की बुनियाद पर किया जा रहा है। का यही मकसद है कि इनकी टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाए। तो टीम यही रहेगी गांधरबल? टीम यही रहेगी। 16 बंदे हैं, इनको एज पर परफॉर्मेंस एज पर देयर स्किल्स सिलेक्ट किया गया है। बाज़ाब्ता उस पर एक टीम थी, कमेटी थी जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है। यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ ये किया तो हमारा 3 दिन का इसका ये फ़ायदा हमें यही था कि हम एक कम्बिनेशन बनाए कि हमें जाके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी कम्पीट करना है, हमें यहाँ जम्मू जाके, तो हम एक कम्बिनेशन बना, हम एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाए, तो हम वहाँ जाके एक यूनिटी, एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करें। सर प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह इसमें जो एक कंपटीशन है ना ये यहाँ तक ही ख़त्म होता है, लेकिन जो जम्मू जाने का ये है वो इससे बहुत अच्छा मिलेगा। गांधरबल में 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे और आज वो जम्मू जा रहे हैं, बहुत बड़ी प्राउड की बात है। हम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को दफा 370 सूद के साथ बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने बीजेपी को आर्टिकल 370 को ख़त्म करने और रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार देने में सहूलत फराहम की थी, अब उसकी बात कर रहे हैं। बुखारी बारामूला के इलाके उड़ी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने उड़ी में LOC के करीब एक सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर भी गुलहाए अक़ीदत पेश किए, जहाँ लोगों के बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। माजरे के अल्ताफ बुखारी 3 रोज़ा दौरे पर उड़ी इलाके में है, जहां वो कई जलसों से खिताब करने वाले हैं। सेल्फ रूल दे देंगे, ये सब चीजें कभी भी यहाँ जो इलेक्शन हुए इस चीज के लिए कभी भी नहीं थे। अगर होते मुझे बताइए साहब, 370 5 अगस्त 2019 को उठा कैसे? अगर इन असेंबलियों के पास ताकत था, इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं थी। 96 में 2/3 अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, एक रेजोल्यूशन किया ऑटोनॉमी का। जब दिल्ली वो रेजोल्यूशन गया, रद्दी की टोकरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि इख्तियार ही नहीं है, इस असेंबली के पास इख्तियार ही नहीं था। अगर होता तो ये क्या मजाल है कि जो आईन हिंद में इख्तियार होता स्टेट के पास तो वो ना होता। ये धोखाबाजी थी। इसी तरह आज एक धोखाबाजी की जाती है, सब कल हुकूमत में आएंगे 370 सूद समेत वापस लाएंगे। पहले तो मुझे ये पता नहीं ये सूद क्या है और कहाँ का है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए सूद तो वैसे ही हराम है, तो हम सूद की बात तो उस कंटेक्स्ट में लेते नहीं है। लेकिन ये बताएं हमें सूद समेत क्या लाओगे? तुम लोगों ने ही तो दिया, जो कुछ दिया हिंदुस्तान को। यहां से अगर भारत की सरकार को आपने 370 को खोखला किया, वो तो आप लोगों ने किया। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया, चाहे फारूक साहब ने किया, चाहे कांग्रेसियों ने किया, चाहे मुफ्ती साहब ने किया, मरहूम मुफ्ती साहब ने किया। आप लोगों ने तो कभी नहीं ये तब ये बताया ये हटने वाला। तब तो आप कहते थे शाह रह गए, अगर कट गया तो हम आजाद हो गए। अगर यही सच है, फिर हमने देखा 5 अगस्त के बाद हम क्या।
बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म मोदी के कामकाज से मुतासर हैं। उन्होंने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। खटाना ने कहा कि जिन सियासी लोगों ने गलत किया है उन्हें कानून के दायरे में सबक मिलेगा। खटाना ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत के बजाय कश्मीरी अवाम से डेवलपमेंट पर बात करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी जमातों के रिश्तेदारों को अब बराह रास्त फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान हैं। लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जिन्होंने आज कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर वर्करों से भी तबादले ख्याल किया। देखिए, कश्मीर के लोग जो हैं देश के वज़ीर आज़म को बड़े, और ख़ासकर वज़ीर दाखिला को बहुत वो फर्स्ट अपने डायरेक्ट देखते हैं। और मैं अक्सर आता हूँ यहाँ, और हमारा रहता है कि हम डायरेक्ट लोगों से फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें, और लोगों की जो मसाइल है, इस वक्त सर्दी का मौसम है, जहाँ जो भी मसाइल हैं उनको सुना जाए कि कुछ फैमिलीज़ की जहाँ उनके कुछ रिश्तेदारों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आम कश्मीरी के लिए ओपन है, एवेन्यूज़ ओपन है, और यहाँ अमन है, चैन है, स्ट्राइक नहीं है। हम एक अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह कि कुछ फैमिलियों की तरक्की नहीं हो रही है। अब गरीब का बच्चा पढ़ेगा, आम आदमी। बडगाम इंतजामिया लगातार ये दावे कर रहा है कि वो लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, मगर ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है। बगाम चाडोरा के लोगों का कहना है कि वो गुज़श्ता 25 बरस से आलूदा पानी पी रहे हैं। उनका कहना है कि हाल ही में JJM स्कीम के तहत उनके इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर काम मंजूर हुए हैं, मगर लापरवाही की वजह से काम रुका पड़ा है। उनका इल्ज़ाम है कि मज़कूरा ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि गंदा पानी पीने से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिक़ा महकमे के पास वो जाते हैं मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इस मामले को लेकर जब हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाडोरा से बात की तो उन्होंने फ़ोन पर जानकारी देते हुए कहा कि अभी JJM का काम शुरू ही हो रहा है और बगाम में कुछ टेक्निकल मसला था, वो अब दूर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ठेकेदार को हिदायत दी गई है कि जल्द काम मुकम्मल करे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द आवाम को पीने के पानी का मसला हल कर लिया जाएगा। हम गंदा पानी पी रहे हैं। बुगांव में ओवरहेड टैंक बनी है 28 साल से पहले 25,000 गैलन की, और पिछले 28 साल से यही गंदा पानी पी रहे हैं हम। अब JJM के थ्रू के तहत एक स्कीम लॉन्च हुई थी जो दूधगंगा वाथोरा से लेकर बुगाम तक पाइपलाइन, जो उसकी टेंडर भी मुकम्मल हुई है, लेकिन जो ठेकेदार है वो टाल मटोल कर रहे हैं। एग्जाम के पास जा रहे हैं, वो टस से मस नहीं हो रहा है। SDM साहब से बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी इसमें कुछ इनिशिएटिव हुआ ही नहीं है। तो सारे अफसरान जो है वो हमारे साथ टाल मटोल कर रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, जब से ये टंकी बनी है ना, ये तकरीबन 28 साल पहले बनी है, तब से जो भी पानी आ रहा है तो वो तो गंदा ही आ रहा है, चाहे वो नदी नालों का है या जो इरिगेशन की कैनल जा रही है उसका पानी हमें पीना पड़ता है, और वो कभी फिल्टर भी नहीं होता है। उससे बहुत सारी बीमारियाँ फूट पड़ रही है बुगाम में। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मौलिक बीमारी में मुलवस हो गए इस पानी के पीने से। DC साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। हम उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि बाहर से भी पाइप बनी ही नहीं है इसके लिए। ठेकेदार बोलता है इसमें टेंडर ही नहीं है। मानो कि अफसर से लेकर ठेकेदार से लेकर अफसरों तक सारे टाल मटोल हमारे साथ हम नाइंसाफ़ी हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम बस DC साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो दूधगंगा का पानी वाथोरा तक RDO पहुँच चुका है, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का फासला है, जिसमें पाइपलाइन बिछानी है। हमारी प्रॉब्लम उसी साल हो। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।